रोज अचानक फालिज गिरा, जिससे वह बिस्तर पर जा पड़े। उनका लड़का बशारत भी, जो पहले अकेला घर में ऊपर नीचे तरह तरह के खेलों में मशगूल रहता था, अब बाप की चारपाई के साथ लगकर बैठ गया और हालात की नजाकत समझने लगा। वह बाजार, जो उनके मकान से लगा हुआ था, सुनसान पड़ा था। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा की डिस्पेंसरी मुद्दत से बंद पड़ी थी। कुछ दूर हटकर डॉक्टर गोरा नंद ताम्र थे। सघरी ने शहनशीन से देखा था कि उनकी दुकान में भी ताले पड़े हैं। मियां साहब की हालत बहुत मुखदूश थी। सघरी इस कदर परेशान थी कि उसके होश और हवास बिल्कुल जवाब दे चुके थे। बशारत को अलग ले जाकर उसने कहा, खुदा के लिए तुम ही कुछ करो। मैं जानती हूं कि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, मगर तुम जाओ, किसी को भी बुला लाओ। अब्बा जी की हालत बहुत खतरनाक है। बशारत गया, मगर फौरन ही वापस आ गया। उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द था। चौक में उसने एक लाश देखी थी, खून से तरबतर, और पास ही बहुत से आदमी झुंड में एक दुकान लूट रहे थे। सघरी ने अपने खौफजदा भाई को सीने से लगाया और सब्र शुक्र के साथ बैठ गई, मगर उससे अपने बाप की हालत नहीं देखी जाती थी। मियां साहब के जिस्म का दायां हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो गया था, जैसे उसमें जान ही न हो। गुफ्तगू में भी फर्कर आ गया था और वह ज्यादातर इशारों से ही बातें करते थे, जिसका मतलब यह था कि सघरी घबराने की कोई बात नहीं, खुदा के फजल व करम से सब ठीक हो जाएगा। मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। रोजे खत्म होने वाले थे, सिर्फ 2 रह गए थे। मियां साहब का ख्याल था कि ईद से पहले पहले फजा बिल्कुल साफ हो जाएगी, मगर अब ऐसा मालूम होता था कि शायद ईद ही का दिन कयामत का दिन हो, क्योंकि ममटी पर से अब शहर के करीब करीब हर हिस्से से धुएं के बादल उठते दिखाई देते थे। रात को बम फटने